हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं डी के शर्मा जूलॉजी टीचर। आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन क्या है आप जानते हो। हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए कि आपका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। वो बॉडी टेम्परेचर क्यों मेंटेन रहता है? गर्मी में आप पसीना बहा देते हो, कंडक्शन करवा देते हो, कन्वेक्शन करवा देते हो, रेडिएशन करवा देते हो, इवापोरेशन करा देते हो। हीट लॉस करने का तरीका, हमारी बात समझ रहे हैं ना। थर्मोरेगुलेशन इज अ प्रोसेस इन विच बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय डिफरेंट मैकेनिज्म। Thermoregulation is a process, or you can say phenomenon, in which thermoregulation is a process, or you can say phenomenon, in which body temperature is regulated. In which body temperature is regulated by different mechanism. Hypothalamus is responsible for regulation of the body heat, regulation of the body temperature, or you can say thermoregulation. बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं थर्मोरेगुलेशन। और कुछ ही इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जिनके बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के कार्ड में चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है। केवल वो है बर्ड्स और मैमल्स। केवल कौन है? बर्ड्स और मैमल्स। बाकी सारे के सारे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिनेटा, टिनोफोरा, एक्टिनोफोरा, प्लेटिलमेंथिस, स्किलमेंथिस, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाउंडरमेटा, हेमिकॉर्डा, यूरोकॉर्डा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, साइक्लोस्टोमेटा, फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, ये सारे के सारे मेंबर, सारे के सारे फाइलम क्लास जो हैं वो किसमें हैं? जिनके बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के कारण में क्या होता है? चेंज होता रहता है। हम लोग को देखिए, हम लोग का बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, एकदम कांस्टेंट। कितना डिग्री सेंटीग्रेड? 37 डिग्री सेंटीग्रेड कांस्टेंट। बर्ड्स का देखेंगे 38 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक कांस्टेंट रहेगा, नो चेंजिंग, क्योंकि उनके बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट रहता है। हमारे बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट रहता है, समझ रहे हैं ना। अबाउट 99% इंडिविजुअल्स आर conforms poikilothermal, whose body temperature change according to the environmental temperature. Cold-blooded, or you can say poikilothermal, or conforms. Only 1% individuals are, only 1% individual, मैंने बोला 99% इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जिनके बॉडी का टेम्परेचर हमेशा क्या रहता है? जिनके बॉडी टेम्परेचर चेंज होता रहता है इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के कार्ड में। किसके कार्ड में? इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के कार्ड में बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? चेंज होता रहता है। ऐसे इंडिविजुअल जिनके बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के कार्ड में क्या होता है? चेंज होता रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पोइकिलोथर्मल या कॉन्फॉर्म्स। पोइकिलोथर्मल या क्या बोलते हैं? कॉन्फॉर्म्स बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड। ऐसे इंडिविजुअल जिनके बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उसको हम बोलते हैं क्या? रेगुलेटर। क्या बोलते हैं? रेगुलेटर। बात समझ में आ रही है ना। तो ये तो हो गया थर्मोरेगुलेशन का मैकेनिज्म। थर्मोरेगुलेशन किसे कहते हैं? अब तो थर्मोरेगुलेशन पहले लिख लीजिए, उसके बाद मैं मैकेनिज्म बताऊँगा। लिखिए थर्मोरेगुलेशन, लिखिए thermoregulation is a process in which thermoregulation is a process in which body temperature is regulated. Thermoregulation is a process in which body temperature is regulated. Body temperature is regulated
full stop. About 99% individuals are poikilothermal are cold-blooded. Poikilothermal are cold-blooded, whose body temperature change according to the poikilothermal, poikilothermal, poikilothermal. फिर सुनिए, अबाउट 99% इंडिविजुअल्स आर, इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल में इसलिए पढ़ता हूँ ताकि आपको स्पेलिंग सही लिखे, INDIVIDUAL, इंडिविजुअल्स आर कन्फर्म्स, CONFORMS, कन्फर्म्स कामा कोल्ड ब्लडेड, ORR कोल्ड ब्लडेड इसका नाम है कई, ORR कोल्ड ब्लडेड, ORR poikilothermal, 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 whose body temperature change according to the environmental temperature, according to the environmental temperature, according to the environmental temperature. Full stop. Only 1% individuals are regulator. Only 1% individuals are regulator. Only 1% individuals are regulator, whose body temperature is constant, called as a regulator, या वार्म ब्लडेड, called as a regulator ORR warm blooded, regulator ORR warm blooded, WARM गर्म रुधिर वाले, वार्म ब्लडेड. Full stop. Hypothalamus play important role in regulation of the body. Hypothalamus play important role in regulation of the body temperature. हो गया? Full stop. Human being is regulator whose body temperature is constant. Human being is regulator. मैमल तो सारे होते हैं, बर्ड्स भी सारे होती हैं, आप जानते हो, बताने की उतनी बार नहीं है, मैं सब आपको पढ़ा चुका हूँ. हो गया? ह्यूमन बीइंग इज रेगुलेटर whose body temperature is constant 37 degree centigrade, 37 degree centigrade ORR, 37 degree centigrade ORR, 98.6 degree Fahrenheit, 98.6 degree Fahrenheit, 98.6 degree Fahrenheit, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. हो गया? फुल स्टॉप. हेडिंग डालेंगे डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ थर्मो रेगुलेशन. हेडिंग डालिए डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ थर्मो रेगुलेशन. डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ थर्मो रेगुलेशन, कैसे बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होता है. डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ थर्मो रेगुलेशन. तो देखें आप, पहली बात डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ थर्मो रेगुलेशन. पहला हीट लॉस है, दूसरा हीट गेन है. पहला है हीट लॉस, दूसरा हीट गेन है. हीट लॉस में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा. हीट लॉस मतलब कैसे, अगर
बॉडी गर्म हो जाती है तो उसको कैसे जो ठंडा करते हैं, बर्फ़ लगाएंगे ऊपर, पानी से नहाएंगे दिन भर बैठ के, पानी में बैठे रहेंगे नहीं। 4 प्रोसेस होते हैं उसमें, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन और इवापोरेशन। कंडक्शन का मतलब होता है जो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होती है, जो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होती है वो इन्वायरमेंट में डायरेक्टली क्या होती है, निकलती रहती है। जो बॉडी का काइनेटिक एनर्जी होता है वो इन्वायरमेंट में क्या होती है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र होती रहती है। इसको हम बोलते हैं कंडक्शन। बहुत प्यार सुनिएगा, मैंने कहा कंडक्शन क्या होता है। कंडक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें इंडिविजुअल का जो काइनेटिक एनर्जी होता है, किसका, इंडिविजुअल का जो है काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। इंडिविजुअल का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ट्रांसफ़र होता रहता है बॉडी से इन्वायरमेंट में, समझ रहे हैं ना। दूसरा है कन्वेक्शन है। कन्वेक्शन, जो एक्वेटिक मीडियम में रहने वाले इंडिविजुअल हैं वो क्या करते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या करते हैं, अपने बॉडी के हीट को पानी में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते रहते हैं। तो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में है ये कन्वेक्शन। रेडिएशन, इंडिविजुअल जो होता है वह क्या करता है, अपनी बॉडी के हीट को रेडिएशन के ज़रिए चारों दिशाओं में, आर डायरेक्शन में रेडिएशन के जरिए क्या करता है, निकालता रहता है। रेडिएशन हो गया। तीनों मंत्र देखिए फिर समझिएगा। कंडक्शन, काइनेटिक एनर्जी, आपके बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इन्वायरमेंट में क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है, उसको हम बोलते हैं कंडक्शन। यहीं पर कुल बातें आपको समझ में आ जाएंगी अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो, नहीं देंगे तो आप समझिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं आपको बता दे रहा हूँ। हो सकता है एग्ज़ाम में मिले भी आपको, इसीलिए क्लास में पढ़ा भी रहा हूँ, लेकिन आप इसको समझ लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अब बहुत सिंपल है, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड में से 2 एक और एड्रिनल ग्लैंड, 2 में से आप 3 में से आपको 2 मिलेगा ज़रूर। सार्टोन पैंक्रियाज मिलेगा। पढ़ते रहिएगा, नहीं पढ़ना है ना पढ़ो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड ईयर में पेपर होगा, आपको पता होना चाहिए, ख्याल कर लीजिए। सेकेंड ईयर पेपर होने की संभावना बरकरार है और फर्स्ट और थर्ड पेपर होगा भी। मैंने क्या कहा, हीट लॉस। पहला कंडक्शन। Conduction is a phenomenon in which individual transfer their kinetic energy in the environment. Next है convection. Convection occurs in the aquatic medium in which individual lost their heat in the aquatic medium, water में, aquatic medium. Radiation. Radiation is a phenomenon in which, radiation एक process होता है जिसमें इंडिविजुअल जो होता है चारों दिशाओं में, आर डायरेक्शन में रेडिएशन करके अपने हीट को क्या करता है, लॉस करता है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ये देखिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इवापोरेशन। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप सबसे इम्पॉर्टेंट नहीं कर सकते, काफ़ी इम्पॉर्टेंट। इवापोरेशन, इवापोरेशन मतलब इसको बोलते हैं से पसीना होना और हवा चले पूरा बहना, इवापोरेशन है। बोलिए ना भाई, यहाँ पे हीट लॉस कर रहे हैं ना, ये इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है, ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हीट को लॉस किया जाता है। हीट को क्या करते हैं, लॉस करते हैं। हीट को क्या करते हैं, लॉस करते हैं। कैसे हीट लॉस होगा, हीट का लॉस जो है हीट लॉस कैसे करते हैं, इवापोरेशन के जरिए। इवापोरेशन का मतलब होता है, हिंदी में तो नहीं पता, वाष्पीकरण होता है क्या, शायद हिंदी में बहुत नहीं समझा सकते, लेकिन ये एक्सप्लेन तो करेंगे। हिंदी शाब्दिक अर्थ क्या, इसका बोलते वाष्पीकरण कहते हैं इसको, सब वाष्पीकरण, हाँ ठीक है, इवापोरेशन। तो 2 होता है, एक एक्टिव हीट लॉस होता है, एक बेसल हीट लॉस होता है। एक एक्टिव हीट लॉस होता है और एक होता है बेसल हीट लॉस। एक्टिव हीट लॉस में क्या होता है, एक्टिव हीट लॉस में फैट का ऑक्सीडेशन होता है और उसमें स्वेटिंग होती है। उसमें क्या होती है, स्वेटिंग होती है, समझ रहे हैं ना।
जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं उसमें से क्या होता है, फैट जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज जो क्या करता है, एनर्जी रिलीज़ करता है, एनर्जी को रिलीज़ करता है, हीट लॉस करता है। बेसल हीट लॉस में क्या होता है, लंग के द्वारा, आप जानते होंगे, आप पढ़े होंगे, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो जानते होंगे। ठंडी के दिन में आपने देखा होगा, गर्मी में तो नहीं समझ पाएंगे, ठंडी में आप समझ पाएंगे। थोड़ी सी दिमाग को आप दौड़ाइएगा, इस दिमाग को थोड़ा खोला करिए, इसकी चाबी से खोल लिया करिए, दिमाग को यूज़ किया करिए। देखिए आप कंपटीशन बहुत टफ होता जा रहा है, बहुत मज़ेदार बातें हैं। आप थोड़ा सा स्ट्रगल करोगे, आप स्ट्रांग बन जाओगे, समझ रहे हैं ना। स्ट्रांग बनने की तमन्ना रखो आप, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। किसी से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं होती है, आदमी को लड़ के लेना पड़ता है कोई चीज़, पता है कि नहीं। नंबर आपको चाहिए, लड़ के लो, फाइट करके लो ना, भीख क्यों मांग रहे हो। प्रमोशन हो गया फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में भी हो जाएगा, नहीं, लड़ के लो, नंबर बढ़िया पढ़ो, बढ़िया लिखो, 75% नंबर पाओ। किसी के भरोसे, किसी के एहसान तले क्यों दर पड़े हुए हो, पता है कि नहीं। कभी मछली को मरे हुए मछली को देखा है। अगर मछली मर जाती है तो पानी इधर बहता उधर चलती जाती है, बहती जाती है। अगर मछली मरी हुई है तो जब पानी इधर बहेगा उधर जाएगी, क्योंकि ऊपर तुतराती रहती है, तैरती रहती है। लेकिन अगर आप देखेंगे किसी जीवित मछली को, तो हमेशा ये वाटर के विपरीत दिशा में चलती है। वाटर इधर चलेगा तो विपरीत दिशा में जाएगी, अपना रास्ता स्वयं बनाती है। सीखो, उस मछली से सीखो कि अपना रास्ता स्वयं बनाना पड़ता है। बोलिए ना, अपना रास्ता स्वयं बनाना सीखो, compete करो। आप यहाँ मत देखो जौनपुर में कितना बढ़िया नंबर पा रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया में देखो हम कितना स्ट्रांग बन सकते हैं। और कंपटीशन में जब लेक्चर डालेंगे तो उसमें आप देखते रहिएगा, पढ़िएगा, नीट लेवल पे एकदम झन्नाटेदार परफॉर्मेंस रहेगा। मैंने क्या बताया, इवापोरेशन, एक्टिव हीट लॉस, जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं, फैट का ऑक्सीडेशन के द्वारा पसीना बहता है, समझ रहे हैं, स्वेटिंग होती है, तो उससे भी इवापोरेशन होता है। बेसल हीट लॉस लंग के द्वारा, हाँ लंग के द्वारा। आप देखे होंगे जाड़े के दिन में इसे लगता है मुँह से आपके भाप निकल रहा है, वो इवापोरेशन होता है, वाष्पीकरण नहीं होता है, भाप निकल रहा है। जाड़े में देखिए हाँफेंगे ना, कुत्ते की तरह पांटिंग करते हैं। कुत्ते को देखा है कभी आपने, कुत्ता भी पांटिंग करता है। क्या पांटिंग करता है, ये क्या है, आप देखो बाबा रामदेव भी करते हैं। ये क्या है, इवापोरेशन है, ये क्या है। मैंने क्या कहा, बेसल हीट लॉस लंग के द्वारा जो नॉर्मली आप श्वसन करते हैं, श्वसन के द्वारा इवापोरेशन होता है। आप कभी भी ख्याल करिए, जैसे आप यहाँ करके सांस छोड़ते हैं, जैसे लगता है उसमें कुछ भाप टाइप का है, तो बेसल हीट लॉस है। और जो आप विसरल ऑर्गन से पसीने के रूप बहाते हैं वो एक्टिव हीट लॉस है, क्योंकि आपके विसरल ऑर्गन जो हैं, बॉडी कार्गो जिसमें फैट होता है, उसका ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप वो बनता है। बात समझ में आ रही है ना। तो और पसीना बहाना ज़रूरी भी होता है, आपको नहीं पता, जान लीजिए आज। तो एक पहली बात मैंने बताया, हीट लॉस कैसे, अगर आपकी बॉडी गर्म हो रही है तो ठंडी कैसे होगी, कंडक्शन, काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफ़र करेंगे इन्वायरमेंट में, कन्वेक्शन एनर्जी, इधर देखिए इसमें भी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, लेकिन एक्वेटिक मीडियम में, जो एक्वेटिक मीडियम में रहने वाले इंडिविजुअल को क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करें एक्वेटिक मीडियम में। रेडिएशन, इंडिविजुअल अपने चारों दिशाओं में क्या करता है, इंडिविजुअल अपने चारों दिशाओं में रेडिएट करता है। क्या रेडिएट करता है, एनर्जी को रेडिएट करता है, उसको बोलते हैं रेडिएशन। इवापोरेशन, इवापोरेशन मतलब वाष्पीकरण, वाष्पीकरण मतलब जैसे पसीने का बहना, समझ रहे हैं ना, पसीने का बहना। या तो इसमें दो प्रोसेस आएगा, ये एक्टिव हीट लॉस होता है, पसीना बहाएंगे, विसरल ऑर्गन जो होते हैं उससे स्वेटिंग होती है, तो आपका स्वेटिंग होगी, फैट का ऑक्सीडेशन के बाद स्वेटिंग होती है। बात समझ रहे हैं, फैट का ऑक्सीडेशन होता है और स्वेटिंग होगी। स्वेटिंग के बाद जो है, स्वेटिंग का पहला काम होता है बॉडी टेम्परेचर को कूल डाउन करना, दूसरा काम होता है उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकालना। मैं एक्सक्रीशन के समय पहले ही बता चुका हूँ। दूसरा है बेसल हीट लॉस। बेसल हीट लॉस क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, बेसल हीट लॉस, बेसल हीट लॉस क्या होता है, वो प्रोसेस होता है, ध्यान दीजिएगा, बेसल हीट लॉस वो प्रोसेस होता है, बेसल हीट लॉस वो प्रोसेस जिसमें बेसल मेटाबॉलिक रेट, जैसे रेस्पिरेशन के द्वारा सांस छोड़े वाष्प निकल रहा है, अंदर का जो गर्म हवा है बाहर निकलती जाए। कभी पे आप ख्याल कर लीजिएगा, आप हाथ
जाड़े में देखिए, गर्मी में देखिए, चाहे जब भी देखिए, समझ रहे हैं। तो आप जब हाथ करेंगे यहाँ, आप उसे गर्म हवा निकलेगी। भट्टी कहाँ पेट में भट्टी आपके जल रही है, वो उसी में से भट्टी में से आग निकल रहा है नहीं। वो आप जब जानते हैं क्या कर, जब सांस लेते हैं, सांस आपके अंदर जो हवा बाहर की जाती है तो आपके बॉडी टेम्परेचर के कारण उसका टेम्परेचर हो जाता है। और वही टेम्परेचर वाली हवा जब बाहर निकलती है तो वो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं इवापोरेशन, बेसल हीट लॉस, बेसल हीट लॉस कहते हैं, ठीक है ना। और इधर देखिए अगली बात है हीट गेन। हीट गेन वो प्रोसेस होता है, ये हीट गेन क्या होता है, फ्रॉम इन्वायरमेंट हीट प्रोडक्शन, फ्रॉम इन्वायरमेंट। जैसे आप जानते होंगे, आपको पता होना चाहिए हीट गेन कैसे, आप ठंडी आपकी बॉडी है तो गर्म कैसे करेंगे, गर्म बॉडी को ठंडी कैसे करेंगे, ये प्रोसेस है। गर्म बॉडी को ठंडी करेंगे, ये कैसे प्रोसेस है। और अगर ठंडी बॉडी है तो उसको गर्म कैसे करेंगे, ये प्रोसेस है। फ्रॉम इन्वायरमेंट पहला है, फ्रॉम इन्वायरमेंट, वातावरण से आप करेंगे, कैसे करेंगे आपको मैं बता रहा हूँ, समझ लीजिए। यही पूरी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। जैसे आपको पता होना, जब ठंडी लगती है आपको कुड़कुड़ाते हैं मुर्गी की तरह, कुड़कुड़ 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 से ठंडी लगती है, सिकुड़े पड़े हुए हैं जैसे बग्गा, ऐसे सर जी बहुत ठंडी लग रही है, रजाई ओढ़ के सो जाओ जाके। नहीं, सोना नहीं है, थोड़ा सा धूप निकलेगा आप तुरंत सर जी थोड़ा धूप लेने का, ले लो बेटा। तो वह क्या करते हैं, सन बात करते हैं, कहते सूर्य स्नान कर रहे हैं। सूर्य पर पानी बरसा रहा है नहीं, सूर्य धूप दे रहा है। ठंडी के दिन में सूर्य स्नान करने चले जाते हैं। वही सूर्य स्नान करने के लिए अगर किसी लड़के का बेटा 2 बजे दिन में, जून के महीना हो, जून का महीना 2 बजे का दिन हो, अब प्रचंड किरणें बिखरी हुई हों, प्रचंड किरणें, मतलब कड़कड़ाती धूप हो, और 2 बजे दिन में कह भैया जाओ सूर्य स्नान कर लो बेटा, करने जाओगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी टेम्परेचर पहले से ही गर्म है और ऊपर और चिलचिलाती धूप, उसका 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, और वहाँ आपको भेजा जाए जाओ बेटा धूप सूर्य स्नान कर लो, पगले होंगे ना आप। और जो कहेगा वो वहाँ पागल होगा, बोलिए ना। लेकिन ठंडी के दिन में 1 हफ्ते तक सूर्य देवता ना दिखाई दिए हों और 1 हफ्ते बाद सूर्य देवता आए हों, तथास्तु मैं आ गया हूँ, लीजिए हमारी किरणों को लीजिए। तुरंत सूर्य देवता ऐसे निकलेंगे, जाड़े 1 हफ्ते से ठंडी कड़ाके 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था, कुड़कुड़ा रहे थे, जैकेट पहन के पड़े रहते रजाई में, धूप निकलेगी तुरंत गप से बैठ जाएंगे, बैठेंगे आधे घंटा। तो वो आधे घंटे जानते हैं इन्वायरमेंट से आप क्या लेते हो, हीट गेन करते हो, इन्वायरमेंट से हीट लेते हो, इसी का नाम है फ्रॉम द इन्वायरमेंट, हीट गेन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। अरे बोलते ना यार, हाँ नहीं होगा ऐसा, हीट गेन करोगे ना। ऐसे आप देखेंगे जो छिपकली उपकली होते हैं, गिरगिट उर्गिट होते हैं, जब सूर्य ठंडी के दिन में सूर्य दिखाई देते हैं तो उस समय अपनी बॉडी को एक्सपोज करके, फैला करके एकदम हमारा सूर्य की दिशा में बैठ जाएंगे, उनको धूप लगती है, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं सनलाइट को, तो बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। वैसे ही और आप इन्वायरमेंट से करते हैं, बोलिए ना। दूसरा है हीट प्रोडक्शन। हीट प्रोडक्शन कैसे करते हैं, 2 तरीका है हीट प्रोडक्शन करने का। एक होता है सिवरिंग थर्मोजेनेसिस, एक होता है नॉन सिवरिंग थर्मोजेनेसिस। सिवरिंग थर्मोजेनेसिस में क्या होता है, सिवरिंग थर्मोजेनेसिस में आप कुड़कुड़ाते हैं। सिवरिंग थर्मोजेनेसिस कांप करके मसल्स कंट्रैक्ट जब करती हैं, तो आपको पता होना चाहिए थर्मोडायनेमिक्स का नियम है, heat neither created nor destroyed, it can only change one form to another form. When energy convert one form to another form, some energy lost in form of heat. इसीलिए आप कभी खेलिए, खेलने के बाद आपको पसीना चलने लगेगा, आप गर्मी आ जाएगी बहुत तेज। क्यों होता है, क्योंकि मसल्स में कंट्रैक्ट करती है और ढेर सारा एनर्जी हीट के रूप में निकलता है, बोलिए ना। तो ये अब ठंडे पानी से खूब आपने नहा लिया, आपने क्या किया, ठंडे पानी से नहा लिया। नहाने के बाद क्या किया आपने, देखिए ठंडे पानी से नहा लिया, नहाने के बाद क्या हुआ, मैं आपको बता रहा था इसमें एक सिवरिंग थर्मोजेनेसिस होता है।
जो कपा के आप क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एक नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होता है जो बिना कांपे एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और वो मोस्टली फैट के ऑक्सीडेशन से ही होता है। वो मोस्टली किसके द्वारा होता है, फैट के ऑक्सीडेशन से होता है। बात समझ रहे हैं ना हमारी। वो मोस्टली कैसे होता है, फैट के ऑक्सीडेशन से। इसीलिए जो फैट ज़्यादा जिसमें एक्यूमुलेट होता है उसमें एनर्जी जो है, फैट का जो ऑक्सीडेशन होता है, फैट जिसमें ज़्यादा होता है उसको ठंडी थोड़ा कम लगती है, क्योंकि फैट के ऑक्सीडाइज करके वो एनर्जी ले लेता है। समझ रहे हैं ना। विसरल ऑर्गन की में जो फैट होते हैं वो भी ऑक्सीडाइज करके क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। बात समझ में आ गई। तो मैंने दो बातें बताया आपको। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, शिवरिंग में कांपने वाला, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, कांपने के बाद जो एनर्जी मिलती है। आपने देखा होगा ठंडे पानी से जाड़ा के दिन में अगर नहाते हो in winter season, if you bath with the help of cold water, then what will be happen, shivering thermogenesis occurs. Shivering thermogenesis occurs. In non-shivering thermogenesis, what will be happen, see here. In non-shivering thermogenesis, much amount of energy produced by fat of the visceral organs, adipose tissues, body organs, visceral organs, which provide energy to maintain the body temperature, तो ये हो गया हीट लॉस, हीट गेन। फिर से देखें आप, हीट लॉस हो गया, कंडक्शन, कन्वेक्शन, इरेडिएशन, इवापोरेशन, एक्टिव हीट लॉस और बेसल हीट लॉस। पसीना बहा करके बेसल हीट लॉस लंग के द्वारा। हीट गेन, ये गर्म है अगर बॉडी है, ठंडा कैसे होगा इसके लिए है। अगर ठंडी बॉडी है तो उसको गर्म कैसे करेंगे। हीट गेन मतलब हीट को प्राप्त करना। तो दो है, फ्रॉम इन्वायरमेंट, गर्मी में जाकर धूप में सेको अपने आप को, ये तरीका हो सकता है। या गर्मी में जाकर अंगीठी जला के बैठ के सेको, वो इन्वायरमेंट, गर्म जगह पे चले जाओ, बोलिए ना। अगला है हीट प्रोडक्शन, हीट प्रोड्यूस करके। हीट प्रोडक्शन में दो हैं, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, कांप के हीट प्रोड्यूस करना, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, बिना कांपे हीट प्रोड्यूस करना। बात समझ में आ गई। ज़्यादा बताने में हाइपोथैलेमस का बहुत रोल होता है, आपको पता होना चाहिए, बताए हैं पहले ही। हाइपोथैलेमस आपके खोपड़िया में होता है, अग्र ब्रेन का इंटीरियर फोर ब्रेन, जिसको फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन होता है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन का एक पार्ट होता है, आपको पता होना चाहिए। फोर ब्रेन का क्या होता है, एक पार्ट होता है, और उस पार्ट का नाम है, फोर ब्रेन का एक पार्ट होता है, उस पार्ट का नाम है, फोर ब्रेन का एक पार्ट होता है, उस पार्ट का नाम होता है, आपको पता होना चाहिए, उसका नाम होता है सेरेब्रम। सेरेब्रम के पीछे होता है डायंसिफेलान। डायंसिफेलान के ऊपर वाले पार्ट को थैलेमस, नीचे वाले को, ऊपर वाले पार्ट को एपिथैलेमस कहते हैं, नीचे वाले को हाइपोथैलेमस कहते हैं। वो हाइपोथैलेमस ही थर्मोस्टेट सेंटर होता है, जो बॉडी टेम्परेचर क्या करता है, मेंटेन करता है। थर्मोस्टेट सेंटर वही रिस्पॉन्सिबल होता है थर्मो रेगुलेशन के लिए। मैं आपको पहले ही लाइन बताया, अब फिर आपको बता दे रहा हूँ। तो आप इसको ज़्यादा बताने का मतलब आपको बेवकूफ़ बनाना है। हेड डालेंगे मैकेनिज्म ऑफ थर्मोजेनेसिस, मैकेनिज्म ऑफ थर्मो रेगुलेशन, मैकेनिज्म ऑफ थर्मो रेगुलेशन। इसको कहीं पे लिख लीजिए, आप समझने के लिए आपको बहुत काम करेगा ये आप बार बार याद कर लेंगे, दिमाग में आ जाएगा फट से। मैकेनिज्म ऑफ थर्मो रेगुलेशन। हाँ लिखिए, थर्मो रेगुलेशन अकर्स बाय डिफरेंट मीन्स। थर्मो रेगुलेशन अकर्स बाय डिफरेंट मीन्स, डिफरेंट तरीके से। थर्मो रेगुलेशन अकर्स बाय डिफरेंट मीन्स, कई तरीके से, बाय डिफरेंट मीन्स। पहला है हीट लॉस, पहला है डालेंगे हीट लॉस। हीट लॉस, हाँ लिखिए, हीट लॉस अकर्स बाय, हीट लॉस अकर्स बाय, जितना मैंने बोला वही लिखवाएंगे एकदम शुद्ध सिंपल इंग्लिश में। हीट लॉस अकर्स बाय सेवरल मीन्स।
heat loss occurs by several means. Full stop. When body temperature rises, then heat loss occurs. By different method, which are given as below. सीक्वेंस में लिखा हुआ वही सीक्वेंस लिखवाऊंगा. पहला है कंडक्शन. हाँ लिए कंडक्शन ऑफ हीट अकर्स बाई पहला ही नहीं वो लिखा हुआ कंडक्शन. हाँ लिए कंडक्शन ऑफ हीट अकर्स बाई डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी. डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द बॉडी टू द environment. Full stop. It always occurs from higher temperature to lower temperature. Full stop. Loss of heat occurs by air. About 15%. हो गया. अगला हिंट डालेंगे कन्वेक्शन. हाँ लिखिए द ट्रांसफर ऑफ हीट इन फ्लूइड मीडियम. occurs by temperature differences. Full stop. Convection occurs in aquatic animals. Aquatic medium. In aquatic animals. From body temperature to water. Higher to lower temperature. हो गया. तीसरा ही डालेंगे रेडिएशन. हाँ लिखिए द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इमिट रेडिएशन. निकालता है EMIT इमिट रेडिएशन in all direction for cooling the body. हो गया. चौथा डालेंगे इवापोरेशन, वाष्पीकरण. वही पसीना बहाना. हाँ लिखिए evaporation. The body of human maintain the air temperature. by
evaporation of water, evaporation of water, evaporation of water by sweating, by sweating, by sweating, comma panting, P-A-N-T-I-N-G, कुत्ता जो हाँफता है जीभ निकाल के, panting, P-A-N-T-I-N-G, panting, panting, etc. पैरा चेंज करके लेंगे, हीट लॉस अकर्स बाई, हीट लॉस अकर्स बाई, हीट लॉस अकर्स बाई इवापोरेशन, हीट लॉस अकर्स बाई इवापोरेशन, इवापोरेशन बाई टू मेथड, बाई टू मेथड, वो लिखा हुआ बाई टू मेथड। पहला हेड डालेंगे इसमें रोमन में एक्टिव हीट लॉस, एक्टिव हीट लॉस, एक्टिव हीट लॉस। हाँ लिखिए, व्हेन ए मैन एक्सपोज्ड हार्ट सराउंडिंग, व्हेन मैन, एनिमल भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, व्हेन मैन एक्सपोज्ड हार्ट सराउंडिंग, कमा ही कूल देमसेल्फ बाई, he cool themselves by, he cool themselves by evaporation, themselves by evaporation, evaporation of sweat from the general body surface, from the general body surface, general body surface, full stop. All mammals contain sweat gland, all mammals contain sweat gland which act as cooling device, which act as cooling device, full stop. When body becomes heat, when body becomes heat, comma it stimulate the hypothalamus, stimulate the hypothalamus, for sweating, for sweating, which cool down the body temperature, which cool down the body temperature. पैरा चेंज करके लिखेंगे, panting in dog causes, P-A-N-T-I-N-G, panting, जो जीभ निकाल के हाँफता है उसको panting कहते हैं। Panting in dog causes evaporation due to which body temperature becomes cool down, due to which body temperature becomes cool down, becomes cool down। हो गया। अगला हेड डालेंगे बेसल हीट लॉस, ये लिखा हुआ है बेसल हीट लॉस, दिखाई दे रहा है आपको ये बेसल हीट लॉस। हाँ लिखिए, इट इंक्लूड्स इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लंग, it includes evaporation of water from lung, it includes evaporation of water from lung during respiration, it includes evaporation of water from lung during respiration, during respiration, through urine, comma करके through urine, comma through fecal matter, through fecal matter. In this way body temperature becomes cool down, in this way body temperature becomes cool down, becomes
कूल डाउन हो गया। अगला हिंट डालेंगे दूसरा, ये हीट गेन, हीट गेन। when body temperature becomes down, when body temperature becomes down, थोड़ा लो होता है, then heat is gained by following method, then heat is gained by GAIND, gained by following method, gained by following method। A पहला ही डालेंगे A, from the environment, from the environment, from the environment, from the environment। हाँ लिखिए, the body can gain heat from the environment, the body can gain heat from the environment through conduction, convection, radiation, conduction, convection, radiation। full stop। during winter season, mammals and other animals, during winter season, mammals and other animals, mammals and other animals exposed their body, exposed, EXPOSED, exposed their body, THEIR, their body, and heat gain occurs by, and heat gain occurs by absorbing heat of sunlight, absorbing heat of sunlight, absorbing heat of sunlight। सनलाइट हो गया। दूसरा ही डालेंगे हीट प्रोडक्शन, बी हीट प्रोडक्शन। अकॉर्डिंग टू डुबास, DUBAS साइंटिस्ट बेचारे, अकॉर्डिंग टू डुबास, DUBAS, डुबास, बी फॉर बबलू है, डुबास, DUBAS, हीट प्रोडक्शन अकर्स बाय shivering thermogenesis and non-shivering thermogenesis, shivering thermogenesis and non-shivering thermogenesis, shivering thermogenesis and non-shivering thermogenesis, shivering thermogenesis and non-shivering thermogenesis। हो गया। तो पहला ही डालेंगे शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। हाँ लिखिए, व्हेन बॉडी टेम्परेचर डिक्रीजेज, व्हेन बॉडी टेम्परेचर डिक्रीजेज, व्हेन बॉडी टेम्परेचर डिक्रीजेज, हीट प्रोडक्शन अकर्स बाय, heat production occurs by shivering thermogenesis। कपकपी आना यार, shivering thermogenesis, during which muscular contraction occurs, muscular contraction occurs and heat produced, which increase the body temperature 4 degree centigrade, which increase the body temperature 4 degree centigrade within 12 minutes, 12 मिनट में 4 डिग्री सेंटीग्रेड, which increase body temperature 4 degree centigrade within
12 मिनट्स हो गया। दूसरा हिंट डालेंगे नॉन सिवरिंग थर्मोजेनेसिस, रोमन में दूसरा नॉन सिवरिंग थर्मोजेनेसिस। नॉन सिवरिंग थर्मोजेनेसिस। हाँ लिखिए, द हीट प्रोडक्शन फ्रॉम द बॉडी, द हीट प्रोडक्शन फ्रॉम द बॉडी, the heat production from the body visceral organs, the heat production from the body visceral organs called as non-shivering thermogenesis, called as non-shivering thermogenesis, called as non-shivering thermogenesis. Full stop. It is estimated that during cold stress condition, during cold stress condition 65% heat produced by fat and visceral organs, फैट एंड विसरल ऑर्गन्स। पैराचेंज के तीर के निशान बना के एक लाइन लिखेंगे, लीवर इज मेन हीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, लीवर इज मेन हीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन विच मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, विच मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, इन न्यू बॉर्न बेबी, in newborn baby brown fat is present, in newborn baby brown fat is present which maintain the body temperature, which maintain the body temperature by heat production, which maintain the body temperature by heat production, हीट प्रोडक्शन। हो गया। हैंड डालेंगे, रोल ऑफ हाइपोथैलेमस इन थर्मो रेगुलेशन, रोल ऑफ हाइपोथैलेमस इन थर्मो रेगुलेशन। हाँ लिखिए, हाइपोथैलेमस इज हाइपोथैलेमस इज थर्मोस्टेट सेंटर, थर्मोस्टेट सेंटर which maintain the body temperature, which maintain the body temperature in homeothermal animal, in homeothermal animal, in homeothermal animal। Full stop। When body temperature decreases, when body temperature decreases, comma, stimulus received by nervous system, stimulus received by nervous system, stimulus received by nervous system and send into hypothalamus, and send into hypothalamus, result energy production decreases, result energy production decreases by non-shivering thermogenesis, decreases by non-shivering thermogenesis। ORR by other means, ORR by other means which maintain the body temperature,
which maintain the body temperature. Full stop. When body temperature increases, when body temperature increases, when body temperature increases, it becomes cool down by sweating. It becomes cool down by sweating. It becomes cool down by sweating, comma evaporation, comma conduction. Sweating, comma evaporation, comma conduction, comma convection etc. हो गया, फुल स्टॉप. Hypothalamus maintain the body temperature 37 degrees centigrade always. Hypothalamus maintain the body temperature. Hypothalamus maintain the body temperature always 37 degrees centigrade. 37 degrees centigrade. हो गया. ये हो गया थर्मोजेनेसिस, ख़त्म हो गई कहानी इसकी. अगला टॉपिक जो पढ़ना है उसको देखें आप. अगला जो टॉपिक पढ़ना है उसको भी देख लीजिए. देखिए अगला पढ़ना है आपको कार्बोहाइड्रेट. पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके यहाँ आ सकता है. अगला जो पढ़ना है वो है कार्बोहाइड्रेट, बायोमॉलिक्यूल. ये इसको बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री में बायोमॉलिक्यूल. तो बायोमॉलिक्यूल को देखें क्या होता है, क्या प्रोसेस है उसकी. कार्बोहाइड्रेट जो है इसको बोलते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. बायोमॉलिक्यूल क्या बोलते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट. रसगुल्ला खाते हैं, नहीं खाते. रसगुल्ला खाते तो सीधा जानते हैं किसका बना होता है, कार्बोहाइड्रेट का बना होता है ना. गन्ना चूसते हैं, कार्बोहाइड्रेट है. चावल खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट है. रोटी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट है. आलू खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट है. चीनी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट है. लकड़ी है जिस पे बैठते हैं, कार्बोहाइड्रेट है. हमारी बात समझ पा रहे हैं. भूसा है, कार्बोहाइड्रेट है. भैंस को देखा है कभी आपने, भैंस की उतनी मोटी पड़ी रहती है, भूसा खा के टन रहती है. शुगर भी नहीं होता उसको. कभी देखा है भैंस को शुगर होते हुए, नहीं. क्योंकि जितना वो खाती उतना आप खूंटे में बांध भी देंगे तब वो नाच डालेगी, पूरा एक्सरसाइज कर लेती है. आदमी जानवर से बदतर है. सीखना है तो कुछ सीखो, जानवरों से सीखो. भैंस है ना, गाय भैंस आप जानते होंगे, खाना खा लेती उतना खाएगी जितना उससे पच जाए, उतने खाती है. और खाने के बाद खूंटे पे इधर अगर नहीं, खाने के बाद पागुर कर लेगी, उससे भोजन पच जाएगा. उसके बाद फिर उसे खूंटे पे इधर उधर टहल ले, इधर खूंटे पे इधर उधर घूम लेगी. एक्सरसाइज भी उसका हो गया. बात समझ रहे हैं ना. शुगर नहीं होता उसको. और अगर कोई टहलाने वाला उसके घर वाले टहला दे तो और अच्छी बात होगी. नहीं टहलाए तो अपने आप पर टहल लेगी. आप टहलने की जरूरत नहीं है. ह्यूमन बीइंग को टहलाना पड़ता है. औरतों का बस चलेगा तो उन्होंने जानते हैं पाल के बैठा के ले जाना पड़े. कन्हैया चढ़ के आवा, कहा चलो मेरे घर घुमा चल दो, एक पैर परग न डोलें.
लेकिन देहात की महिलाएं बहुत अच्छी होती हैं बेचारी, वो एक्सरसाइज करती हैं, फर्स्ट क्लास खेत में काम ना करनी, एक्सरसाइज करना, घर का सब काम करना। यहाँ तो महिलाएं हैं गैस पे 2 रोटी बनाए, रोटी बनाने के बाद जो है रोटी सब्जी चावल दाल बनाने के बाद आ गई। जैसे कुचवा होता है, देखे उल्लू को देखा है? उल्लू टीवी लगा के बैठ जाएंगी। सास भी कभी बहू थी, बोलिए ना, घर घर की कहानी। अरे अपनी कहानी देखो पहले, बोलिए ना। एक्सरसाइज के नाम पे कलंक, बाद में कहेंगे हमको शुगर हो गया। शुगर हो गया तो मरो न जाके, क्या करें? कहा था कोई शुगर हो आने के लिए तुमको? जब एक्सरसाइज नहीं खाओगी, ठूंसती जाओगी टनाटन, तो शुगर नहीं होगा, क्या होगा? अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन में क्यों 80 साल उम्र है? नॉर्मल 80 साल, 100 साल तक जीते हैं, एकदम तंदुरुस्त रहते हैं। यहाँ पे 80 साल में खटिया पकड़ के वही खटिया प्लेट में करेंगे। 50-60 साल में देखें कि इधर पेंडुलम की तरह इधर भाग रहा फैट, इधर भाग रहा फैट, ऐसे नॉर्मल हो जाएंगे। कहे हम 70 साल के हो गए यार, अब बढ़ोती आ गई है, अब क्या करें हम? अब क्या करबो? सो और क्या करबो भैया? तो सो खो, क्या हमको आराम करना है? आराम नहीं करना। आलस से आदमी का सबसे बड़ा शत्रु है, और मारे डालेगा वो। जब तक मारेगा नहीं तब तक दम नहीं लेगा। बहरहाल शुगर की हमारी बात चल रही थी, कार्बोहाइड्रेट की। आलू में, चावल में, पार्ले जी में, गन्ने में, भूसे में, लकड़ी में, सब में कार्बोहाइड्रेट है। काइटिन में कार्बोहाइड्रेट, बोलिए ना। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो 2 प्रकार का, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। सॉरी, कार्बोहाइड्रेट का पहले फार्मूला समझ लो। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट CHO का बना हुआ कंपाउंड होता है, इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2nON। समझ रहे हैं ना? H2O के फार्मूला के ऊपर डिपेंड करता है। इधर देखिए ना, कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला जो होता है CnH2nON। आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, शायद पढ़े होंगे, ना पढ़े होंगे, हम पढ़ा रहे, सुन लो। Cn जैसे C6 है, H2n इसका दुगुना हाइड्रोजन होगा, कार्बन का दुगुना क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। H12 हो गया, फिर ON इसके बराबर ही होगा, O6 हो गया। C6H12O6 दूर हो गया। आप सोचेंगे सर जी नहीं लिखना आता था, नहीं, ऐसी बात नहीं। C6H12O6, C6H12O6 हो गया। C6H12O6 हो गया। C6H12O6 हो गया। C6H12O6 ये होता है कार्बोहाइड्रेट। C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट हो गया। फार्मूला देखो, CnH2nON, हाइड्रेट्स आपका। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है? 3। कहाँ लिखें? यहाँ लिख देते हैं। फार्मूला खाई देख लियो बस होता। पहला है मोनोसैक्चराइड, सैक्चराइड। दूसरा है डाइसैक्चराइड, सॉरी ओलिगोसैक्चराइड कर लीजिए, डाइसैक्राइड तो उसी में आ जाएगा। ओलिगोसैक्चराइड। तीसरा है पॉलीसैक्चराइड। ओलिगोसैक्चराइड में ही मेन चीज़ है इसमें, ओलिगोसैक्चराइड में डाइसैक्चराइड। डाइसैक्राइड पढ़ते हैं उसको, लेकिन हम तो स्पेलिंग के आधार पर बोलते हैं डाइसैक्राइड। मोनोसैक्राइड, ओलिगोसैक्राइड, पॉलीसैक्राइड। ऐसे कार्बोहाइड्रेट ध्यान पे समझिएगा, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो फर्दर हाइड्रोलाइज न किया जा सकता हो, उसको हम बोलते हैं मोनोसैक्राइड। दोज कार्बोहाइड्रेट
could not further hydrolyzed into simpler form called as monosaccharide. Like glucose, fructose, galactose. ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ये हेक्सोज हैं, इसमें 6 कार्बन होगा. अब पेंटोज, डीऑक्सीराइबोज, राइबोज ये क्या है? ये भी मोनोसेक्राइड लेकिन पेंटोज है. जिसमें 6 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट होता है उसको हम बोलते हैं हेक्सोज. जो 5 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट होता है उसको क्या बोलते हैं? पेंटोज. 5 कार्बोहाइड्रेट वाला जो वो होता है उसको क्या बोलते हैं? पेंटोज. हमारी बात समझ में आ रही है ना? अब जरा ध्यान दीजिए, तो मोनोसेक्राइड हो गया. क्या हो गया ये? मोनोसेक्राइड. अब ध्यान दीजिए, ओलिगोसेक्राइड क्या होता है? ओलिगोसेक्राइड मतलब होता है 1 से लेकर 2, जिसमें 2 से लेकर 9 कार्बन वाले 9 मोनोमर जुड़े हों. ये मोनोसेक्राइड सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज मोनोसेक्राइड. Simplest type of carbohydrate is monosaccharide which could not further hydrolyze into simpler form. Monosaccharide, formula of monosaccharide is CnH2nOn. Like glucose, fructose, galactose, these are hexose. Ribose, deoxyribose, these are pentose. Next, oligosaccharide, those carbohydrates which contain 2 to 6 monomer, 2 to 9 monomer, 2 to 9 monomer, 2 to 9 monomer, 2 से लेके 9 monomer, linked together by glycosidic bond, called as oligosaccharide. Oligosaccharide is unstable, mostly unstable, but disaccharide is stable. Like disaccharide, which is consists of 2 monomer, called as disaccharide. Like lactose. दूध पीते हैं ना गाय भैंस का? बोलिए ना, गाय भैंस का दूध पिए हैं कभी? उसमें लैक्टोज पाया जाता है. अब कोई पूछा सबसे ज़्यादा लैक्टोज किस में होता है? मैं आपको पढ़ाया हुआ हूँ, बता दीजिए. सबसे ज़्यादा लैक्टोज जो होता है वो पाया जाता है, सबसे ज़्यादा लैक्टोज, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैक्टोज फाउंड इन ह्यूमन मदर मिल्क. जो माँ होती है, गाय भैंस की माँ नहीं, गाय भैंस ऊँट बकरी की नहीं, ह्यूमन मदर मिल्क. जो ह्यूमन की माँ होती है उसमें मैक्सिमम अमाउंट में, जो ह्यूमन की माँ होती है उसमें मैक्सिमम अमाउंट में क्या पाया जाता है? लैक्टोज. अगला है सुक्रोज, केन शुगर. जो गन्ने में पाया जाता है वो सुक्रोज होता है, डाइसैक्राइड है, सुक्रोज उसको बोलते हैं. जो गेहूँ में पाया जाता है, स्टार्च के टूटने के बाद जो बनता है गेहूँ में, चावल में, आलू में, उसको बोलते हैं माल्टोज. उसे क्या बोलते हैं? माल्टोज. उसे क्या बोलते हैं? माल्टोज. हो गया, ये हो गया माल्टोज. ठीक. अब आप ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया आपका, ये हो गया आपका डाइसैक्राइड. नेक्स्ट है पॉलीसैक्राइड. पॉलीसैक्राइड जो है क्या होता है? पॉलीसैक्राइड किसे कहते हैं? पॉलीसैक्राइड वो होता है जिसमें 10 से लेके 10,000 मालिक्यूल मोनोमर के जुड़े होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या? पॉलीसैक्राइड. क्या बोलते हैं? पॉलीसैक्राइड बोलते हैं. जैसे सेलुलोज है, स्टार्च है, सेलुलोज है, स्टार्च है. पॉलीसैक्राइड 2 प्रकार के होते हैं, फिर समझिएगा. जिसमें एक ही मोनोमर हो, एक ही मोनोमर का बना हो उसको मोनोसैक्राइड. 2 से लेकर 9 मोनोमर तक बना हो उसको बोलते हैं ओलिगोसैक्राइड. 10 से लेकर 10,000 या उससे भी अधिक क्या हो, मोनोसैक्राइड अगर में आपस में जुड़े हो तो उसको बोलते हैं पॉलीसैक्राइड. सबसे जटिल प्रकार का ही होता है. पॉलीसैक्राइड 2 प्रकार के होते हैं, हेट्रोपॉलीसैक्राइड, होमोपॉलीसैक्राइड. होमोपॉलीसैक्राइड में अगर केवल मोनोमर, जितने मोनोमर हैं सब एक समान हो उसको होमोपॉलीसैक्राइड कहते हैं. उसे क्या बोलते हैं? होमोपॉलीसैक्राइड. अब अगर मोनोमर मालिक्यूल क्या हो, डिफरेंट टाइप को, उसको बोलते हैं हेट्रोपॉलीसैक्राइड. होमोपॉलीसैक्राइड में स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, इनुलिन,
स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, इनुलिन है, काइटिन है, ये सब होमोपॉलीसेकेराइड है। हेट्रोपॉलीसेकेराइड में आपका आता है, ध्यान दीजिए, हेट्रोपॉलीसेकेराइड में आपका आता है जो है हियालुरोनिक एसिड। कौन आता है? हियालुरोनिक एसिड आता है, हिपैरिन आता है, ये हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। आपकी बुक में लिखा हुआ रहता है कि ये काइटिन, ये भी हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। अरे जो तिलचट्टे उलचट्टे का जो ऊपर वाला कवर होता है वो काइटिन का बना होता है ना, तो काइटिन भी हेट्रोपॉलीसेकेराइड लोग कहते हैं, गलत बात। नीट में क्वेश्चन आता है तो आप जानते क्या बताया जाता है? ये होमोपॉलीसेकेराइड है। अब क्या करोगे आप? काइटिन होमोपॉलीसेकेराइड है। हियालुरोनिक एसिड ये क्या है? हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। हिपैरिन ये हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। अब क्या करोगे आप? बोलिए ना। करेंगे नहीं, लिखेंगे यार, लिखो, अच्छे से लिखो। तो हमारी बात समझ में आ गई होगी। कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? पहले ये देखेंगे, डिफिनीशन इसका लिखेंगे, फिर इसका जनरल फार्मूला क्या ये लिखेंगे, फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन का स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे। अभी क्या है? अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। चलते हैं, चलो तो लिखिए, कार्बोहाइड्रेट्स आर a group of universally occurring compound which consists of CHO, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, CHO लिखा भी हूँ, CHO है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हो गया, फुल स्टॉप। कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस अकर्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस अकर्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस अकर्स ड्यूरिंग photosynthesis in plant during CO by taking carbon dioxide H2O, by taking carbon dioxide H2O in presence of sunlight, in presence of sunlight, in presence of sunlight, full stop। thus during photosynthesis, radiant energy of sunlight converted into chemical energy in form of carbohydrate, which provide energy to all organisms, directly or indirectly, हो गया। ORR दूसरा डिफिनीशन करके लिख लेंगे। दूसरा ORR का डिफिनीशन नीचे से लिखिए। ये तो मैंने फोटोसिंथेसिस को भी लिखवा दिया इसी में। कार्बोहाइड्रेट is a hydrates of carbon, H/DRATES, hydrates of carbon, consists of CHO, comma, general formula is CnH2nOn, जो लिखा हुआ है CnH2nOn,
हो गया। हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हाँ लिखिए स्ट्रक्चरली द carbohydrates are polyhydroxyaldehyde, structurally the carbohydrates are polyhydroxyaldehyde, ORR, polyhydroxyketone, ORR polyhydroxyketone, full stop. Carbohydrates are generally classified into three categories. पहला मोनोसैकेराइड, दूसरा ऐसे लिख लीजिए, मैं लिखा हुआ हूँ, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, तीनों लिख लिए। पहला हेडिंग डालेंगे मोनोसैकेराइड। हाँ लिखिए, इट इज सिंपल टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इट इज सिंपल टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, it is simple type of carbohydrate, simple type of carbohydrate which could not hydrolyzed into simpler molecule, hydrolyzed into simpler molecule are called as monosaccharide, full stop. It is simplest type of sugar, full stop. If it contain aldehyde group, if it contain aldehyde group, then it is called as aldose, aldose, full stop. If it contain keto group, keto group, then it is called as ketose, हो गया। Monosaccharides are commonly pentose and hexose. Monosaccharides are mainly pentose and hexose. Full stop. Pentose includes
राइबोज डीऑक्सीराइबोज, राइबोज डीऑक्सीराइबोज, while hexose includes glucose, fructose, galactose, glucose, fructose, galactose, ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज। हो गया, ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज हो गया भाई। चलिए हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखते हैं कैसा क्या होता है। बहुत इजी होता है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इस बार आएगा। ये क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट इस बार आएगा, एग्ज़ाम होगा ज़रूर थर्ड पेपर का और सेकंड पेपर का। फर्स्ट की तरफ प्रमोट नहीं हो पाएंगे इस बार। आप पेपर में भी दिया है, आप समझ भी लीजिए, बहुत प्यार से पढ़िए। तो हम दिखाते हैं कक्को, फटाफट फिगर बनाइएगा क्योंकि हम इरेज करते हुए चले जाएंगे। देखो इधर, बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये सी है, ये सी है, ये सी है, ये सी है और ये ओ है। देख रहे हैं ना, ये देखिए एच ओ एच ओ एच 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 ओ एच CH2OH CH2OH और ये H, CH2OH और H। पहला कार्बन है ये, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन है, चौथा कार्बन है और ये पांचवा कार्बन है। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन। थोड़ा तिरछा हो गया, सॉरी, और अच्छे से फिगर को भी थोड़ा तिरछा हो गया है। ऐसे सीधा हो गया। ये एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, H OH OH H H OH CH2OH और ये H हो गया। ये है राइबोज। कौन हो गया ये? राइबोज। 5 कार्बन वाले पेंटोज है ये। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। ये पहला कार्बन है, दूसरा है और ये तीसरा है और ये चौथा है और ये पांचवा है। 5 कार्बन है। बात समझ रहे हैं ना? ये कौन है? राइबोज, पेंटोज है ये। दूसरा ही ऐसा बनाएंगे, दोनों मंत्र देखिए, दूसरा भी ऐसा एक्ट बनाएंगे। एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और ये ऑक्सीजन हो गया। ये देखिए HOH, HH, यहाँ पे HH हो जाएगा। HOH CH2OH और ये H। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और ये पांचवा कार्बन। पांचवा कार्बन हो गया।
ये हो गया आपका डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज हो गया। डीऑक्सीराइबोज, एक हो गया राइबोज, एक हो गया डीऑक्सीराइबोज। ये दोनों क्या है? पेंटोज है। अरे सुंदर सुंदर लिख लीजिए भाई, ऐसे ओ ये अच्छा ऐसे बस बन गया। ये बहुत जल्दी बनाओ। इरेज कर दें। ये पेंटोज है, किसका स्ट्रक्चर है? पेंटोज में, पेंटोज में दो है ना, एक राइबोज है, दूसरा डीऑक्सीराइबोज है, जो आप जनरली आप देखते हो। लो ये मैंने फिगर बना दिया, राइबोज डीऑक्सीराइबोज। हो गया भाई। नेक्स्ट हम इरेज कर रहे हैं। ये कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन CH2OH। देखिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ही बन गया। सॉरी, एक मिनट, ये ऊपर नीचे होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा और ये छठा हो गया। अरे यार फिर वही हो गया, सॉरी। ये अच्छे और ये अच्छे, ये हो गया। ये ग्लूकोज हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर देखिए,
ये गैलेक्टोज हो गया, सॉरी ग्लूकोज हो गया, ये गैलेक्टोज हो गया, गैलेक्टोज। दोनों में केवल अंतर इतना है, इधर OH ऊपर है, इसमें OH ऊपर है, इसमें OH नीचे है, ये फ़र्क है। अगला आपको पढ़ना है फ्रक्टोज। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, और ये हो गया, हो गया। तिरछा तो नहीं, देख लीजिए पहले भाई, यहाँ बनाइए ये, बन गया। सॉरी, H CH2 OH बन गई ये, और ये OH AH, H OH AH, ये हो गया आपका फ्रक्टोज। ये भी 6 कार्बन का, 1 2, ये 6 कार्बन का भी, 1 2 का हर बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं, 1 2 3 4 5 6 फ्रक्टोज है। ये फिगर बना लीजिए, हो गया। इस फिगर को बना लीजिएगा, रटिए इसको, इतना रट सकें आप। अगला हेडिंग जो आपको पढ़ना है वो हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, ओलिगोसैकेराइड। क्या हेडिंग डाल के छोड़ेंगे? ओलिगोसैकेराइड। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, देखिए खाली यहाँ पर OH देख रहे हैं ना, यहाँ पे OH ऊपर है गैलेक्टोज में, और ग्लूकोज में क्या है, OH नीचे है। बाकी सब गिनती कर लीजिए। C6H12O6 इसका फार्मूला है C6, 6 है ना, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन है ना। फिर आप क्या देखो, H 12 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 1 11। गलत है इसका मतलब फिगर, इसका मतलब फिगर गलत है। यहाँ पर एक क्या किया आपने, हाइड्रोजन नहीं लिखा है, ये बता दिया तुरंत। हमारी बात समझे? यही देखो इसमें वो है, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन को 12 देखो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 11 12 हाइड्रोजन। इसमें भी देखो हाइड्रोजन में, कार्बन में 1 2 3 4 5 6 हो गया। हाइड्रोजन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 11 12, सही है। इसमें देखो 12 हैं, 1 3 4 5 6 7 8 9 9 2 11 12, ये भी सही है, ये फ्रक्टोज है। फिर मुलाकात हमारी होगी कब जानते हैं? फिर मुलाकात हमारी होगी कल। ओलिगोसैकेराइड ही डाल लीजिएगा, ओलिगोसैकेराइड 2 दिन में ख़त्म कर देंगे पूरा, एक नंबर का क्वेश्चन पे हल करवा के। ठीक है, पढ़िए, जन्नाटेदार पढ़ाई पढ़िए।